अवनीश वत्स जी, आपका एनालिसिस इससे लेकर, क्योंकि आज कोई इसको समझते हुए आज खुशी मना रहा है, कोई इस पर तैयारी कर रहा है, भाई 7 दिन में अब इसे हमें जवाब देना है। और कुल मिलाकर मुद्दा वही है कि कानून अब बन चुका है, लेकिन एक सर्वसम्मति होनी चाहिए समाज में, ये एक भले समाज को दिखाएगा। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें चाहे मोदी सरकार की बात करें, मंशा बहुत साफ था, वक्फ बिल में संशोधन लाएं ताकि अल्जाफ और जाल और जो खास करके पसमानदा समाज है, यतीम जो है, ज़रूरतमंद है, उनको उसका हक मिल सके। और जिस तरह से अशरफ जो जाति है उसका जिस तरह से वक्फ में बोर्ड में मतलब दबदबा है, उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसको हटा करके और यतीमों को वो हक मिल सके। लेकिन बात है कि आज सियासतदान और सियासत दल के रूप में जो आज सड़क पे हैं, जो आज विरोध के स्वर जता रहे हैं, चाहे 200 सांसद जो पक्ष में आए थे इस संशोधन के खिलाफ जो आए थे और जो विरोध जता रहे थे, वो सारे के सारे हिंदू ही थे ज़्यादातर। और वो सारे के सारे इसलिए मुझे लगता है विरोध का स्वर है क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं भूमाफिया वाली जो नियति है और जिस तरह से उनका संपत्ति में वो है, हिस्सेदारी है, और मुझे लगता है उसी के कारण वो सारे के सारे विरोध के का स्वर। और बात करें कि एक और बात है कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने आज एक और बात जो रखी थी। आज मुझे लगता है कुछ कट्टरपंथी ऐसे लोग हैं जिनके आंखों में मिर्ची लग सकती है, और लेकिन हिंदू जो समाज है खास करके उनको आंख खोलने वाली बात भी आज की है उन्होंने। फिर दूसरी बात करते हैं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने सैकड़ों ऐसे सबूत राम मंदिर, भगवान कृष्ण के लिए और आज ज्ञान वापी के लिए और तमाम ऐसे जो हिंदू मंदिर उनके लिए सबूत मांगा जाता है। यदि मांगा जाता है तो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बारे में कहा जाता है कि मस्जिद और के लिए कहाँ से सबूत लेकर के आएंगे। तो भैया जब आप सुप्रीम कोर्ट जब ये मांगता है तो फिर मैं ये क्या कहूँ कि यही सेकुलरिज्म है खास करके हमारे देश में। क्या हम सेकुलरिज्म की परिभाषा और संज्ञा इस रूप में हम जानें कि धार्मिक स्वतंत्रता आज़ादी हम इस रूप में मान लें कि आज कहा जाता है आर्टिकल 14 को हम संविधान के रूप में यदि हम देखते हैं तो इस रूप में माने कि हिंदू कोड बिल जब 1955-56 में नेहरू जी के द्वारा लेकर के मतलब लाते हैं जब नेहरू जी, तो क्या वो सेकुलरिज्म की मूल नियति यही मानी जाती है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई भी बिल लेकर के आप आ जाइए। फिर बात करते हैं कम्युनल वायलेंस बिल, एक 2012 में ड्राफ्ट किया गया था। 2012 में ड्राफ्ट जो किया गया था, भले वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वजह से वो बिल आ नहीं पाया, लेकिन वो हिंदू यदि कोई भी हिंसा में पाया जाता है तो उसको मुख्य आरोपी के रूप में माना जाएगा, और कोई दूसरा आरोपी यदि माना जाता है, यदि पाया जाता है तो उसको उससे बाहर कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं अल्पसंख्यकों के लिए ऐसे बहुत सारे योजनाओं का और लाभ, मुझे लगता है कि वो भी उसमें लेकर के सच्चर कमेटी 2005 के बाद 2006 के बाद ऐसे ये सारे लेकर के आया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई थी। उसके बाद फिर मुस्लिम छात्रों के लिए अलग से फंडिंग। उसके बाद फिर बात करेंगे हिंदू यदि गरीब हो तो उसके लिए कोई हक नहीं मिलेगा। क्या हिंदुओं में गरीबी नहीं है क्या? है ना, तो उसका हक नहीं। मैं जानना ये चाहता हूं कि धारा 370 की बात करें, ट्रिपल तलाक की बात करें, ऐसे 35A की बात करें, वो तमाम संशोधन देश में मोदी सरकार के माध्यम से लेके आया गया। ये इसलिए लाया गया ताकि कानूनन तौर पे ये चीजें देश में ये लागू हो और जिसका जो हक है उसको वो मिल सके। ठीक है, लेकिन आज देश में यदि किसी भी तरह का कोई संशोधन यदि लेकर के आती है मतलब मोदी सरकार, आज विरोध का स्वर को लेकर ही इतनी समस्या क्यों होने लगी है? अगर उसमें सरकार वक्त नहीं, मेरा एक ये कहना है पूर्णिमा जी ये कहना है कि वक्त में तमाम संशोधन कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया, उसके बावजूद भी यतीमों को, बेवाओं को, जरूरतमंद को हक नहीं मिले। ठीक है सिद्धार्थ जी, एक और बात मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जो वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड है उसको लेकर भी कोर्ट कहीं ना कहीं कंसर्न नजर आया। मैं शायद आपसे आज ये तो नहीं पूछ सकती कि सरकार क्या तैयारी कर रही है, सरकार 7 दिन में क्या जवाब देगी, क्योंकि जाहिर है कि यू ऑल नीड टाइम फॉर द प्रिपरेशन फॉर दैट एज वेल। लेकिन फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जो वक्फ है वो बहुत पुराना, जो कपिल सिब्बल की तरफ से दलील रखी गई कि 300 साल पुराना है, कहाँ से उसकी डीड आएगी या क्या होगा, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कहता है कि जब अंग्रेजों से पहले रजिस्ट्रेशंस नहीं होते थे, कई मस्जिदें ऐसी 13वीं-14वीं सदी की हैं, तो फिर वो पेपर्स कहाँ से लेकर आएंगे। और दूसरा, जब हिंदू पक्ष के वकील बाहर आते हैं तो वो ये भी कहते हैं कि कोर्ट ने क्या कहा है,
कोर्ट ये कह रहा है कि ये वक्फ बाय यूजर जो है या वक्फ बाय, और इसमें एक ओरल वक्फ बाय यूजर का भी जिक्र किया गया, ओरल डीड का भी जिक्र किया गया कि जो रजिस्टर्ड है और जो गेजेटेड है ये सिर्फ ऑर्डर उनके लिए एप्लीकेबल होगा। और यही तो आपके कानून में भी है फिर कि जो रजिस्टर्ड है और गेजेटेड है उन पर कुछ नहीं, तो फिर तो इसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। मैं अपनी समझ और दर्शकों के समझने के लिए ये आपसे पूछ रही हूं। देखिए बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत से पहले पैनलिस्ट ने भी मेरे से पहले भी कहा, और कई लोग हैं जो शायद आज सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बाद से खुशी भी मनाना चाहते हैं। मेरे को उनकी खुशी देख करके तो दो ही लाइनें याद आ रही हैं। हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट में किस बात को लेकर के चर्चा हो रही है, पता है सबको कि कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पता है सबको कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की स्टेटमेंट को ऑन रिकॉर्ड लिया है, ये पता है। पर फिर भी कहना है कुछ, टीवी पे जाकर के अपनी बात कहनी है, अपनी उम्मीद दिखानी है तो दिखाइए। देखिए मेरा मानना बिल्कुल स्पष्ट है। दो बातें आपने इसमें कही, और आपने वक्फ बाय यूजर की जमीन को लेकर के कहा। पहली बात तो यह है कि किसी मस्जिद के पास, जो कि अंग्रेजों के जमाने से पहले की है, बहुत पुरानी है, कोई मस्जिद है, ईदगाह है, दरगाह है, उसको तो कानून वैसे ही एग्जेम्प्ट करता है। एग्जैक्टली वो वैसे ही कानून के प्रावधान में नहीं है। वक्फ की टोटल प्रॉपर्टीज में से लगभग, अगर वामसी पोर्टल में से आप डेटा उठाएंगे, जो सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, 14% प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिन पर मस्जिद बनी हुई है। उसका तो कोई सवाल ही नहीं है। सवाल तो यह है कि जमीन दी गई थी वक्फ को लेकर के, कहा गया था वंस अ वक्फ ऑलवेज अ मक्फ, और फिर वो बाद में बन गया वंस अ वक्फ नाउ अ मॉल। वो मॉल कैसे बन गया वहां पर? आपने इतनी बड़ी इमारत वहां पे कैसे खड़ी कर दी? आपने कौड़ियों के दाम पर उस जमीन को देकर के उसका पैसा लूटने के लिए किसी और को कैसे बैठा लिया? पहले आपने कह दिया कि ये जमीन वक्फ की है, और फिर वक्फ में कह दिया कि ये वक्फ की नहीं, इसको भी कब्जा लेते हैं। कैसे हो जाता है कि मुख्तार अंसारी 100 करोड़ की जमीन कब्जा लेता है? कैसे हो जाता है कि जितनी विपक्षी पार्टियां यहां बैठी हैं या सड़कों पे हल्ला मचा रही हैं, इन्हीं के वो नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इन प्रॉपर्टियों का आनंद लिया है? तो समस्या वहां है। तो जब इसको लेकर के हो, मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। रही बात डी नोटिफिकेशन को लेकर के, अभी वैसे भी हमको यह समझना चाहिए कि सरकार सभी प्रॉपर्टीज का सर्वे करेगी। सर्वे पर कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी तब तक कोर्ट का निर्णय आ जाएगा। जो सर्वे की प्रक्रिया में होगा सरकार उसको आगे बढ़ा लेगी। तब तक के लिए सरकार ने स्वयं कहा है कि हम किसी को नहीं करेंगे। 30 सेकंड्स रख लीजिए। देखिए पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि हमारे मोदी सरकार के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता को बात को समझने की जरूरत है कि संविधान में आर्टिकल 142 भी है जो कोर्ट को यह अनुमति देता है, अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा पारित, संसद द्वारा पारित या किसी भी संस्था द्वारा पारित आदेश को उसकी समीक्षा कर सकता है और कंप्लीट जस्टिस के लिए, अपने हिसाब से कंप्लीट जस्टिस के लिए आदेश निर्देश कोर्ट दे सकता है। इस मुगालते में न रहे कि सुप्रीम कोर्ट इस संसद से पारित कानून के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उसके पास अधिकार है पूर्णिमा जी। और जिस तरह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकीलों जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल पूछे जो भारत के सॉलिसिटर जनरल से दलील आधारित थे। वो सवाल दलील आधारित थे जो आपकी तरफ से रिप्रेजेंटेड वकील कपिल सिब्बल हो या सिंघवी साहब हो, इनकी तरफ से रखे जा रहे थे। नीरज जी जल्दी से 30 सेकंड्स दे रही हूँ सर, क्लोज करेंगे फिर। पूर्णिमा जी देखिए, इस पूरे पैनल पर सिद्धार्थ के अलावा मुझे किसी ने ऐसा कहता वो मुझे सुनाई नहीं दिया कि हम लोग ब्लैंकेट बैन की बात कर रहे हैं। हम तो लगातार स्टेटस को की बात कर रहे हैं। तो सिद्धार्थ अपने मन में खुद खुश हो रहे हैं ब्लैंकेट बैन की बात को सोचकर, तो उसका कुछ किया नहीं जा सकता। वकील साहब जो पैनल पर है उन्होंने अच्छी बात कही, लेकिन एक भ्रम की स्थिति बना दी, क्योंकि 1995 का भी जो वक्फ बिल था उसके अंदर आप वक्फ के ट्रिब्यूनल के ऑर्डर को हाई कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते थे। और जो रिजवी साहब ने बात कही, आप 7 दिन की राहत से फिलहाल खुश है ना अश्विनी जी? देखिए पूर्णिमा जी, जो प्रोसीजरल फ्लॉ है उसके ऊपर वो 7 दिन 70 दिन 7 साल उसकी बात नहीं होगी, वो प्रोसीजरल फ्लॉ दूर करना होगा। ठीक है अश्विनी जी 30 सेकंड। मेरा पूर्णिमा जी बड़ा साफ साफ कहना है कि जो राइट प्रॉपर्टीज में ट्रस्ट को, मठ को, अखाड़ा को, सोसाइटीज को कहा गया है कि उसमें कोई डिस्प्यूट होता है, किसी की प्रॉपर्टी कोई जबरदस्ती लेता है तो अदालत जाने का अधिकार है, वो एक अदालत जाने का अधिकार। दूसरा, देखते ही कह दे कि हमारा विश्वास है हमारी प्रॉपर्टी है,
उस पर रोक लगे। तीसरा, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जजेस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसमें जो सुनवाई करेंगे, उनकी कोई जाति धर्म नहीं होता, वो धर्मनिरपेक्ष होते हैं। और देश धर्मनिरपेक्ष है तो कानून धर्म आधारित नहीं बनना चाहिए। देश में ऑलरेडी रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट है, चैरिटी एक्ट है, चैरिटेबल एक्ट है, ट्रस्ट एक्ट है, उसी हिसाब से सारी प्रॉपर्टीज मैनेज होनी चाहिए, यानी किसी की ऑटोनॉमी की बात नहीं होनी चाहिए। और रही बात आर्टिकल 26 की, जो बार बार धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही जाए, तो उस धार्मिक स्वतंत्रता में अदालत जाने का अधिकार वो सबको है, और जमीन लूटने का अधिकार किसी को नहीं है। तो खास तौर से जो लैंड ग्रैबिंग इंस्टीट्यूशन है, और ये जो खास तौर से उसको लीगलाइज करने की कोशिश की जा रही है, उस पर रोक लगे ताकि आम व्यक्ति को न्याय मिल सके और अदालत जा सके। लेकिन अभी इसमें बहुत कुछ होना बाकी है। 5 मई की तारीख आएगी, उससे पहले 7 दिन के बाद सरकार जवाब देगी, फिर 5 दिन विपक्ष को मिलेंगे अपनी दलीलें रखने के लिए, और फिर 5 मई को इस पर फिर से सुनवाई होगी। देखना होगा कोर्ट का नजरिया इस पर क्या रहता है। समय की कमी की वजह से बाकी लोगों के मैं क्लोजिंग कॉमेंट्स नहीं ले पाई हूँ, पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।